अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडे एक्स 2021 मॉडल। ये कोरोला ग्रैंडे की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 साल में शुरू हुई थी और इस गाड़ी को दो बार फेसलिफ्ट किया गया है, एक बार 2017 में और फिर एक ये वाला शेप। ये शेप 2021 में ही आया है और इसको एक्स कह दिया गया था, ग्रैंडे एक्स। हालांकि गाड़ी 11th जनरेशन है, सिविक एक्स की सेंस बनती है, इसमें आई एम नॉट श्योर कि इसको क्यों एक्स किया गया है। खैर, ये गाड़ी अब पहले वाली ग्रैंडे से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। वो क्या है मैं कवर करने वाला हूँ इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 67 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिए से पिछली किसी भी ग्रैंडे से बहुत ज्यादा बेहतर है और उसकी वजह यह है कि इसको बहुत बार इंप्रूव किया गया है। जब ये गाड़ी 2014 में लॉन्च की गई थी तो इसकी हेडलाइट्स काफी मैसिव थी, बम्पर्स के बिल्कुल बेसिक से आते थे और इसके अलावा लुक्स भी इसकी सिंपल सी थी। इसको दो बार फेसलिफ्ट किया गया। पहले फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट इंप्रूव की गई, बम्पर्स का नॉर्मल सा था। सेकंड फेसलिफ्ट में जो कि ये वाला है इसमें इसके बम्पर चेंज कर दिए गए और इसको काफी ज्यादा वाइड कर दिया गया। इसमें रेड लेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग कर दी गई और इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक ग्लॉस ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया गया जैसा कि टोयोटा के मोस्टली कार्स में आ रहा होता है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे काफी इंप्रूव किए गए हैं। इस तरह से इस गाड़ी में हेडलाइट्स अब ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और इसके अलावा वाइपर्स गाड़ी में ऑलरेडी रेन सेंसिंग आ ही रहे थे। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी LED वाले ऑफर करती है और इसमें DRL भी आना शुरू हो गई है ग्रैंडे में 2017 के बाद से। इसके अलावा फ्रंट पे गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है और इसके अलावा ग्रैंडे में क्रोम भी काफी सारा दिया गया है। ग्रैंडे में एक चीज डिस्टिंक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑल्टिस 1.6 और वो ये है कि इसमें ग्रिल की जो नीचे वाला एरिया है इसमें भी क्रोम आता है। ऑल्टिस 1.6 में बेशक स्पेशल एडिशन वर्जन भी क्यों ना हो, उसमें यहाँ पे क्रोम नहीं आता, इसमें दिया गया है। बाकी इसके बम्पर में नीचे एक्सटेंशन ऐड कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं और इसके अलावा वाइपर्स गाड़ियां बिल्कुल एक्सपोज से ही हैं, सामने दिए हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक तो इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद से ये साइड स्कर्ट्स आना शुरू हो गई थी और इसके अलावा इसके रेल्स को भी इंप्रूव कर दिया गया था, जिन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी रिम वाले एरिया में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड पे दिए गए फीचर्स की तो ये काफी डिसेंट है। इस तरह से इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। ऑटो वाला फीचर काफी बाद में ऐड किया गया था, यानी कि मैं अगर इस गाड़ी को लॉक करूंगा तो ये फोल्ड होंगे और अनलॉक करने पे ये खुद ही अनफोल्ड होंगे लाइक दिस। बाकी इसके अलावा इसमें इंडिकेटर दिया गया है और इसके अलावा साइड पे यहाँ पर डुअल VVTi की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार डुअल VVTi टेक्नोलॉजी यूज करती है। VVTi बेसिकली टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, होंडा में i-VTEC इंजन आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइज की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी C7 की सेडान है, यानी कि इसकी कॉम्पिटिशन सिविक और एलेंट्रा बनती है। ये गाड़ी सिटी और यारिस से ज्यादा बड़ी है और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल लुक की तो ये काफी मैसिव आती है। इसके अलावा साइड स्कर्ट के बाद गाड़ी की लुक काफी कंप्लीट की हो गई थी और इसमें फिर अगले और पिछले बम्पर में भी एक्सटेंशन ऐड कर दी गई हैं जो कि इसकी लुक को और बल्कि बनाते हैं। रिम भी इसके फेसलिफ्ट के बाद से 16 इंचेस के कर दिए गए। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये ऊपर एयरप्रेस वगैरह लगे हुए हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं, लेकिन ग्रैंडे कंपनी से स्टैंडर्ड यहाँ पे क्रोम ऑफर करती है। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर भी क्रोम आता है और इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है और ये गाड़ी ग्रैंडे है तो इसमें सनरूफ भी आती है। 2021 तक ये गाड़ी ओनली वर्जन थी जिसमें सनरूफ आती थी। इसके बाद ऑल्टिस 1.6 में भी सनरूफ आने लगी है स्पेशल एडिशन वर्जन के अंदर। बाकी इस गाड़ी में कट लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से होती हुई टेलर के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा फ्यूल डोर भी इस गाड़ी का यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है। फ्यूल कैपेसिटी इस गाड़ी की 55 लीटर्स है जो कि एक फुल टैंक में आपको तकरीबन 650 किलोमीटर तक की रेंज आराम से प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी एक ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है फ्रंट की तरह ही, लेकिन ये मैट ब्लैक फिनिश में है। फ्रंट पे ग्लॉस है, बैक पे मैट है और ये कुछ टाइम बाद थोड़ा फेड सा हो जाता है। ये गाड़ी भी कोई खास पुरानी नहीं है बट इसमें भी ये थोड़ा सा फेड होना शुरू हो गया है। अगर आप इसको रिवाइव वॉल पॉलिश वगैरह ना मारें तो ये बिल्कुल फीका सा हो जाता है। बाकी ये इस गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है तो इसके टेलर्स के अंदर क्रोम काफी सारा आता है। टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में बेशक प्राडो हो, लैंड क्रूजर हो या जो मर्जी गाड़ी हो, जब भी टोयोटा फेसलिफ्ट देता है तो बैक पे और फ्रंट पे क्रोम बहुत सारा कर देता है। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसकी टेलर के अंदर काफी सारा क्रोम आ गया है और इसके अलावा जो सेंटर में क्रोम की फ्रिल थी ये थोड़ी सी स्लीक कर दी गई है। बाकी बैक पे गाड़ी बैजिंग काफी सारी ऑफर करती है। टोयोटा कोरोला, ऑल्टिस, ग्रैंडे 1.8X सेंटर में टोयोटा का बैज और इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसमें अच्छी खासी पेशियत है। ट्रंक लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज किया गया है और यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रैंडे के बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि आप इसके रेयर बेंचेस को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसमें रेयर बेंचेस 60-40 स्प्लिट के साथ आते हैं जिनको मैं कैबिन के अंदर से ही इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ
और फिर इसके अंदर मैं और सामान भी रख सकता हूँ। ये चीज़ सिविक में नहीं आती, एलेंट्रा और ग्रैंडे ये वाला फीचर ऑफर करती हैं। बाकी इसका ट्रंक काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, अंदर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, साइड भी इसकी काफ़ी अच्छी कवर की गई है और उसके अलावा इस गाड़ी में स्पेयर टायर भी आता है जो कि लेट के नीचे दिया गया है। कोरोला के बारे में एक चीज़ अनयूजुअल ये है कि यार इसका ट्रंक इस गाड़ी से ज़्यादा बड़ा है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 475 लीटर्स की है, जबकि यार की कैपेसिटी तकरीबन 500 लीटर्स की है। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड इफेक्ट है इस गाड़ी के बारे में। इसके अलावा बैक पे गाड़ी ब्रेक लैंप ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो इंटीरियर हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये इंटीरियर डिसेंट है, बट सिविक का इंटीरियर से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। फेसलिफ्ट में इसको काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में मोर लेस ऐसा ही था, लेकिन उसमें कैरेक्टर लाइन थोड़ी सी डिफरेंट थी। इस पर आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे ये भी शुरू से नहीं आ रहे। अगर आप 2016, 15, 14 की ग्रैंडे लेते हैं तो उनमें ये वाली स्पोक ब्लैंक होगी। ये चीज़ 17 से ऑनवर्ड आना शुरू हुई थी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये गाड़ी ग्रैंडे है और पैडल शिफ्टर ऑफर करती है, जो कि सिविक में इसके साथ की जो ट्रिम बनती है UG उसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, ना ही एलेंट्रा में आते हैं। तो अपनी लीग में ये ओनली कार है जो कि पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। RS टर्बो में आते हैं, लेकिन वो कैटेगरी के लिहाज से इससे थोड़ी सी ऊपर है, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, प्राइस के लिहाज से भी। खैर अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट्स की, तो इसका कंट्रोल नॉर्मल सा है, लेकिन इससे फॉग का कंट्रोल स्टैंडर्ड आता है। ऑल्टिस 1.6 में फॉग नहीं आती। तो मेरे ख्याल से ग्रैंडे अपनी प्राइस को फुल जस्टिफाई करती है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के वाइपर की, तो ये रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे और अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है और इसके फॉन्ट्स को चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट में। इसकी स्पीड लिमिट 240 किलोमीटर पर आवर तक है और इस मीटर के सेंटर में ब्रेक MID क्लस्टर दिया गया है 4.2 इंचेस का, जो कि फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। ये पहले वाली कार से बहुत इंप्रूव्ड है। यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इसके अलावा इको इंडिकेटर, गाड़ी के मैसेजेस, इस तरह की चीजें शो करवाती है। और इसके अलावा सेटिंग में जाके मैं इस गाड़ी के यूनिट्स को चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर। और इसके अलावा फिर इसको मैं किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर के बीच में भी स्विच कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का साइज के लिहाज से थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू सिविक, तो यहाँ पे आपको फील ज्यादा खुली आती है। इसके अलावा डैशबोर्ड में इसके 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं। ग्रैंडे में एयरवेंट्स के अंदर क्रोम आता है और इसके अलावा फिर सेंटर में ये स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। ये थोड़ी ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ी है। पहले वाली ग्रैंडे में स्क्रीन बिल्कुल बेसिक सी आती थी। ये स्क्रीन थोड़ी ज्यादा इंटरेक्टिव है। ये आपको बैटरी वोल्टेज भी शो करवाती है, कौन से डोर्स ओपन है वो भी शो करवाती है। और इसके अलावा इसमें फिर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और कैमरास भी आते हैं। ये गाड़ी टोटल 3 कैमरास ऑफर करती है, एक फ्रंट कैमरा, एक बैक कैमरा और फिर एक डैश कैम, इंटीरियर कैम। इसके अलावा ये स्क्रीन ऑल्टिस 1.6 वाली स्क्रीन से भी बेहतर है। 1.6 में अल्पाइन की स्क्रीन आती है, जो कि फीचर्स के लिहाज से इससे कम है। इसमें टोयोटा शोर भी आता है, जो कि वो गाड़ी ऑफर नहीं करती। इसके अलावा इसके एयर वेंट्स भी राउंड कर दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद। तो नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है, जो कि अगेन 2017 के बाद से आना शुरू हुआ था। पहले इसमें ये चीज़ नहीं थी। और ये क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल ही जोन है। इसका डिस्प्ले काफ़ी मज़ेदार है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डिफरेंट तरह के आए हैं। 2016 वाली कार में क्लाइमेट कंट्रोल था ऑटोमेटिक, लेकिन उसका जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। 2015 में ये मैनुअल आता था। 17 के बाद से इस तरह का आना शुरू हो गया। खैर उससे नीचे यहाँ पे इसका पावर आउटलेट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और नीचे एक डॉट दी गई है। उससे पीछे इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गैस सिलेक्शन है वो है P, R and D की, और D में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा इसमें हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल दी गई है। ये गाड़ी 2024 में भी हैंड ब्रेक की बारी ऑफर कर रही है। इसको मैं इस तरह से एंगेज करूंगा। ग्रैंडे में हैंड ब्रेक टिप के अंदर क्रोम आता है, ऑल्टिस में नहीं आता। सारा इसका स्पोर्ट मोड दिया गया है और एक ब्लैंक स्विच है। और ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, जो कि स्टीयरिंग के लेफ्ट पे दिया गया है। और बाय द वे स्टीयरिंग व्हील भी ये गाड़ी टेलीस्कोपिक ऑफर करती है, यानी कि मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे भी कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। यूजुअली कार्स में ये सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं। इसके अलावा हैंड ब्रेक के साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको मैं ओपन करके इसमें से 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो ऊपर वाला कंपार्टमेंट जिसमें सिर्फ वॉलेट या कीज आएंगी, और फिर उसके नीचे वाला कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं प्रॉपर परफ्यूम या सारी चीज रख सकता हूँ। और इसके अलावा ग्रैंडे में सेंटर कंसोल के ऊपर भी लेदर आता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट पीस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इस गाड़ी के क्रोम आता है डोर हैंडल्स के अंदर ग्रैंडे में। और इसके अलावा ये गाड़ी विंडोज ऑल पावर्ड ऑफर करती है, लेकिन सिंगल टैप वाली विंडो सिर्फ ड्राइवर की है। इसको मैं सिंगल टैप से फ्री रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ। बाकी इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और स्पीकर गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 4 स्पीकर आते हैं, 2 आगे डोर्स में
दो बैक पे और इसके अलावा फिर दो ट्विटर्स आते हैं इसमें। इसके अलावा 20 मिनट के अंदर एक गाड़ी लाइट्स भी ऑफर करती है जिनको मैं मैनुअली ऑन करूंगा लाइक दिस। इसके अलावा ग्रैंडे में अब रियरव्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है एक्स वाले बैच के बाद से। इसको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर ये गाड़ी सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। केबिन लाइट्स यहाँ पे दो और दी गई हैं जो कैरेडी में है स्पेसिफिक कार में। और इसके अलावा इसमें सनरूफ भी आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की दी हुई बैक पे काफी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी। Corolla हमेशा से Civic से ज्यादा स्पेशियस रही है बैक पे एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है जो कि Civic X में भी और 11 जनरेशन में भी यहाँ पे हम दे दिया गया है। और इसके अलावा इसका जो हेड स्पेस है ये भी काफी स्पेशियस है। सेंटर से इसका रूफ थोड़ा सा नीचे है क्योंकि इसमें सनरूफ आती है और सनरूफ इसकी छत के अंदर ही फोल्ड होती है, लेकिन बैक पे आके इसकी रूफ ऊपर ही हो जाती है तो आपको हेडरूम का कोई इशू नहीं होगा इसमें। इसके अलावा बैक पे मैंटी से गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें बैक पे पावर आउटलेट आते हैं लेकिन एयर वेंट्स नहीं आते, जबकि सिविक एयर वेंट ऑफर करती है बट उसमें पावर आउटलेट नहीं आते। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है। बाकी इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं इसमें से दो कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस 60-40 फिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकता हूँ। बैक पे गाड़ी 3 हेडर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा डोर्स में ये जो इसके डोर हैंडल हैं ये भी क्रोम में आते हैं क्योंकि गाड़ी ग्रैंडे है। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे कैबिन लाइट्स यहाँ भी ऑफर करती है और यहाँ भी ऑफर करती है। इस गाड़ी में प्रॉपर स्टेडियम वाली फील आएगी क्योंकि कैबिन लाइट्स गाड़ी में 7 आती हैं, 2 इधर, एक सेंटर में, 2 आगे सेंटर में और फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे सीट बेल्ट्स ऑफर करती है, आइसोफिक्स के पोर्ट्स ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि इसके डोर्स काफी मैसिव हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंडे है तो इसमें इंजन 1800 सीसी आता है। ये बॉडी बहुत सारे इंजन ऑफर करती थी शुरू में। इसमें 1300 इंजन भी आ रहा था, 1600 भी आता था और उसके अलावा 1.8 भी। लेकिन जैसे इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया इनमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई। 2019 में 1300 सीसी कार डिसकंटिन्यू कर दी गई और उसके बाद 2019 के बाद से ये गाड़ी 1600 ही आई है और 1800 आई है। लेकिन ये इंजन एज इट इज वैसे नहीं है जैसा कि पहले थे, इनको भी इंप्रूव किया गया है। ये इंजन 2ZR FXE है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा इसमें जो 1600 सीसी इंजन आता था उसमें ट्रांसमिशन ऑफ CVT भी ऑफर कर दी गई है जो कि पहले सिर्फ 4 स्पीड ऑटोमेटिक थी। तो अब बेसिकली ऑल्टिस 1.6 में भी CVT आती है और इस गाड़ी में भी CVT आती है और ये ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त है, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। इसमें गियर शिफ्टिंग बिल्कुल सीमलेस होती है क्योंकि इसमें गियर्स ही नहीं आते, इसमें जस्ट बेल्ट होती है। और इसके अलावा ये गाड़ी फिर रेव भी कंपैरेटिवली एक आम ट्रांसमिशन से कम करती है जिसकी वजह से इसकी एवरेज बेहतर आती है। बाकी अपनी लीग में ये गाड़ी सबसे ज्यादा तेज है। ये गाड़ी आराम से Civic X को बीट कर सकती है 1.8 वाली कार को इनिशियल पिक में। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की तो ये गाड़ी आपको आराम से 13-14 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 15-16 भी चली जाती है अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। इसके अलावा ये इंजन मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत सस्ता पड़ता है। ये इंजन है भी काफी तरह ड्यूरेबल, 2.5-3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी ये इंजन ऐसी कंडीशन में होते हैं और ये गाड़ी आराम से 5-7 लाख किलोमीटर चल सकती है अपने लाइफ स्पैन में। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है गाड़ी ये है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम आता है और टायर इस गाड़ी में योकोहामा का एडवान है जो कि एक अच्छा टायर है और डेफिनेटली एलेंट्रा और सिविक दोनों से बेहतर टायर है। उनमें टायर जनरल के आते हैं। इसके अलावा ये रिम 16 इंच का है जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आया था। ये एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी आती है जो कि इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाती है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीजें भी आती हैं जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हाँ।